बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। शहर पे हैं काली घटाएं और खूबसूरत बारिश हो रही है। शहर का मौसम बड़ा ही दिलफरेब और खुशगवार है, लेकिन इस खुशगवार मौसम के बाद, इस अच्छे मौसम के बाद जब बारिश थम जाती है, धूप निकल आती है, तो अच्छा हब्स भी हो जाता है। अलबत्ता अभी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैंने तो सुबह जब 7 बजे देखा कि बारिश हो रही है तो मैं फटाफट बस दफ्तर निकलने की करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये मुसलसल वाली बारिश हुई तो इस कदर पानी जमा हो जाता है कि दफ्तर तक आना मुश्किल हो जाता है। सो मैं वो रिस्क नहीं लेती जो आम दिनों में बंदा कहता है अच्छा 5 मिनट बाद उठ रही हूँ, 10 मिनट बाद उठती हूँ। ये वाला मौसम जो है वो वैसे ही टेंशन कर रहा होता है, क्योंकि आपने तो अपने वक्त पर दफ्तर पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप लोगों ने भी अपने दफ्तर या फिर अपनी दुकान पर या फिर अपनी फैक्ट्री में टाइम पर पहुंचना है तो कोशिश ये कीजिए इस तरह के मौसम में टाइम का मार्जिन रखें। अगर पूरे टाइम पर निकलेंगे तो बाहर जिस तरह का मौसम है, ट्रैफिक भी क्योंकि सुस्त रवि का शिकार होती है, जगह जगह पानी भी होता है, तो इसलिए आप टाइम पे पहुंचे एक चैलेंज बन जाता है। सो आज के मौसम के हवाले से, और जब मैं आई तो इतना पानी नहीं था शाहराहों पर। बारिश ज़रूर तेज़ हो रही थी, लेकिन वो जो एक्चुअली वाला पानी होता है जिससे आपको खौफ आ रहा होता है, जिसकी वजह से मैं जल्दी निकल आई, उस पानी का सामना तो नहीं रहा। अभी वाली सूरत हाल, क्योंकि हमारे रिपोर्टर सबसे कुछ ही देर पहले आए हैं, आमिर रजा खान और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल देखिए आमिर भाई? नहीं, पानी तो है और रोड्स के ऊपर पानी भी है और उसकी वजह भी है। दोनों चीज़ें जो है वो देखता हुआ आया। लोग ट्रैफिक स्लो बहुत कर लेते हैं, पानी की तरफ जाते नहीं, गाड़ियों वाले भी नहीं जाते, मोटरसाइकिल वाले तो ना जाएं, इन गाड़ियों वाले भी जो है वो फिर एक तरफ लाइन बनाते हैं जी। आप नया रोड है बिल्कुल, ये क्रीम ब्लॉक के साथ वाला, ये कुछ साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया था, एक साइड पे सारा पानी था, एक साइड पे पानी होता है और बेशुमार पानी होता है। उसमें अगर आप देखें तो जो होल बनाए गए जो उसको लेके जाएंगे ग्रीन बेल्ट तक के लिए पानी के, उसके अंदर पौधे उगे हुए हैं। मैं रोजाना वहाँ PHA के लोगों को काम करते हुए देखता हूँ, लेकिन किसी में ये नहीं है कि यार ये पौधे हटा दें ताकि जब बारिश हो तो पानी इसी ग्रीन बेल्ट के अंदर चला जाए। कोई नहीं करने वाला। इसी तरह एक बालटोन वाला जो नाला है जो क्रीम ब्लॉक की तरफ आता है, उसमें भी यही सूरत हाल है, उसमें पौधे उगे हुए हैं वगैरह, यानी पीपल उगा हुआ है, मैंने खुद देखा है पीपल का पौधे उगे हुए। तो ये इतना सा काम है कि इसको एक बांस के जरिए खोला जा सकता है और आपके लोग भी वहाँ मौजूद और वासा के जेर कंट्रोल होती हैं ये चीज़ें सारी, और लेकिन नहीं करते हैं, ये LWMC का काम नहीं है। तो बारिश का पानी जमा ना हो या कम हो, उसका बेहतरीन हल यही है कि आप सफाई रखें, जो कि निस्फ़ ईमान है। लेकिन इस निस्फ़ ईमान के साथ साथ बाकी निस्फ़ ईमान से भी ना हमारे LWMC वाकिफ़ है, ना वासा वाकिफ़ है, और उसकी वजह से तमाम मुसलमान भाई जो सुबह के लिए काम को निकलते हैं रोज़ी कमाने के लिए, वो इसी तरह से परेशान है। वासा के कैंप्स लगे हुए हैं जगह जगह, पता नहीं महाजर कैंप है कोई नहीं है, उसी टाइप के वैसे कैंप लगे, लेकिन इमदाद लेने के लिए लगे होंगे। अल्लाह के नाम पे दे जाओ, चीज को अप्रिशिएट भी कर दे, अल्लाह के नाम पे दे जाओ, लगे होंगे। मैंने कब मना किया है? मेरे इलाके में जो लगा हुआ है वो खाली है। अच्छा, और वो आज से खाली नहीं है, वो सिर्फ लगाया गया था, 2 बैनर लगाए गए थे, मैं आपको प्लेस बता सकता हूँ, जगह बता सकता हूँ, वहाँ लगा हुआ है। वहाँ उस कैंप में 2 कुर्सियाँ मौजूद थी जो कि अब नहीं हैं। टेंट अपनी जगह पे मौजूद है, 2 वो लगे हुए हैं। अगर आप खारक नाला से अंदर की तरफ आए तो लियाकत चौक से पहले राइट हैंड पे ग्रीन बेल्ट के अंदर कब्जा करके वो लगा हुआ है कैंप, और उसमें आज तक कोई बंदा बैठा हुआ नजर नहीं आया। अच्छा, वैसे मैंने जो कैंप्स देखे वहाँ पे लोग बैठे हुए, बेचारे बारिश से बचने के लिए बैठे होंगे, मुझे नहीं पता, बारिश से बचने के लिए बैठे होंगे वो उनको भी बारिश। आप शायद पानी देख के आए, थोड़े गुस्से में है। वकास, क्या सूरत हाल थी भाई? मैं तो वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पर पहली और आखिरी समझ लें, आमिर भाई के जो इश्यूज़ है ना घर से ऑफिस आने के दौरान, ये प्लीज़ हल करवा दें। बाकी शहर को हम छोड़ दें, आमिर भाई के जो इश्यूज़ है ना वो इसी तरह से हल करवा दें। यकीन माने, चले इनके नाम पे कर दें, बाकी लोगों को तो वैसे फायदा हो जाए। मैं जिस रास्ते से आता हूँ मैंने उसकी बात करनी है। मैं आम देखा नहीं कह सही बात की है, यहाँ बैठ के ना गुलबर्ग की बात करूंगा, ना डिफेंस की बात करूंगा, ना कैंट की बात करूंगा, ना टाउनशिप की बात करूंगा। मैंने जहाँ से गुजरना है, अगर वही प्रॉब्लम है तो मैं उसी को पॉइंट आउट। शहर का मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे? सर आपका नाम इसलिए लिया है कि आप एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो चलिए आपको एक क्रेडिट दे दें कि हमने आमिर साहब का काम किया है, तो बाकी रीप तो वैसे ही ऑब्लाइज हो जाएंगे ना जिन्होंने इलाके से गुजरना है। खलीलुर रहमान जैसा नहीं, अभी वहाँ पे नहीं आप पहुँचे। मैंने कहा शायद हमने कहा मरूफ तो मरूफ आदमी। कैंप की बात कर रहे थे ना, आपको पता है कि आपने साल में 1.5 महीना काम करना है,
मतलब आपका टोटल काम 1 महीना बनता है या 1.5 महीना आप कर लें, तो आपका जब काम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। आपको कैंप लगाने की, तस्वीर बनाने की, मीडिया पे इश्तिहार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये तो सीएम की है। मैं कहता हूँ कि आपने 12 महीने देख के खुश हो जाते अंदर, आप ना खाते। बकरा ईद पे लिखा होता अलाइशें, उसमें सीएम की तस्वीर थी, मुझे तो समझ नहीं आई आज तक। खुश नहीं हुआ? कौन उनका है? अलाइशें देख करके? सीएम देख। अच्छा नहीं, सीएम देखकर हुआ, लेकिन कौन उसका एडवाइजर है और कौन उनका प्रिंटर है जो अब बंद गटरों पे, पानी खड़े होने पे, अलाइशों पे कूड़ा कट कर वाली जो टाइप है ना, ये यौम आशूर पे जो उन्होंने सबील लगाई थी, चले कैंप लगाया आपने, उस पर अपना गवर्नमेंट का आपने लगा लिया, जो छोटी बोतल जिसमें वो दूध और जामे शीरी दे रहे थे उसके ऊपर भी छोटी सी तस्वीर लगाई हुई थी। तो ये वही बात है ना कि मशीर जब इस तरह से होंगे फिर मजाक तो बनेगा। तो आटे के थैले पे तस्वीरें लगेंगी ना, यही होगा ना, यही होगा बिल्कुल ऐसे ही है। तस्वीरें लगी। खैर वकास पानी थाशा आ रहा हूं। अच्छा, मैं आया हूँ गुलबर्ग से, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इशू वो है जो आमिर भाई जिसका जिक्र कर रहे थे ना, कि जो सड़कों से पानी के निकास के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं, एक तो वो बहुत सारे गलत बने हुए हैं। ठीक है, अगर जहाँ पे है, जिस रोड की उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया है ना, तो उसका जो निकास है ना वो दरमियान में ग्रीन बेल्ट पे किया गया है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ तो मिट्टी जमा हो जाती है, यहाँ फिर कोई डस्ट आगे आ जाएगी, तो वो बंद होते हैं निकास। तो जब आपको पता है कि आपके रोड का निकास ही कहीं पे नहीं होना, अगर इवन अभी ये जो नया रोड बना है अकबर चौक फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे, तो सेम इशू यहाँ पर है। तो चलिए, वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो दुकानदार है, जो मार्केट के से दूर है, अगर थोड़ा सा वो भी कंट्रीब्यूट कर दें, लेकिन क्योंकि ये इज्तिमाई हमारी हम तनकीद वाली साइड पे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जो मार्केट, अब क्रीम ब्लॉक के लोग हैं, इसी तरह से मौलाना शौकत रोड पे सारा कमर्शियल है, तो अगर छोटे छोटे से जो कंट्रीब्यूशन है, अगर वो लोग खुद भी कर दें कि आपने एक पोल को सिर्फ हटाना है, तो ये उनके लिए भी फायदे के लिए सबसे होता है। लेकिन कि जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि वो देखते हैं कि अगर पानी इतना होगा तो किसी ने नोटिस लेना है। हाँ। तो इतने पानी का तो खैर ये पानी है ही नहीं, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि ये चीजें बड़ी नुकसान की बाइस बनती हैं। कोमल मेरा काफी देर से वेट कर रही हैं क्योंकि बाहर मौसम सुहाना है, बारिश भी हो रही है। अच्छा, इस वाले मौसम में तो बड़े लोग आमिर भाई गाड़ियों में गाने लगा के, मैंने अपने साथ वाली गाड़ी में देखा तो गाना लगाया हुआ था। मतलब मैंने अभी वो टिकटॉक बनाया अपना, तेरी 2 टकियां दी नौकरी से मेरा लखा दा सावन जाए, गाड़ी चला रहा हूँ साथ साथ में गाने पे टिकटॉक बना के। यानी अभी मचार के हैं, यानी आप भी मौसम एंजॉय करते हुए आए हैं। तो देखे कोमल की तरफ चलते हैं। हाँ जी कोमल, बताइए मौसम कैसा है? आप मौसम को बाहर एंजॉय कर रही हैं, गाने शाने तो नहीं साथ गा रही हैं आप भी? मौसम की बात की जाए तो जहां पर बागों के शहर में मौसम खुशगवार हुआ है, बिल्कुल वहां पर हमारे शहरियों का दिल भी बाग बाग हो गया है। और ये आज के मौसम को एंजॉय करने के लिए इस पार्क में मौजूद है, और पार्क में जो है वो जहां पर एंजॉय किया जा रहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लाहौर ये बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ अगर वो किसी गाड़ी में मौजूद है तो गाने सुन रहे हैं, और अगर वो रिक्शे पे मौजूद है तो यकीन करें चिंची पे ऐसे ऐसे गाने आपको सुनने को मिलेंगे बरसात के मौसम में कि शायद आपने कभी उसका गुमा भी ना किया होगा। और अगर आप बात कर रही हैं मेरी कि मैं लाहौर के मौसम को कैसे एंजॉय कर रही हूँ, तो आपके सामने ही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, परिंदे भी इसमें नहा रहे हैं, और मैंने भी सोचा ड्यूटी तो करनी है तो क्यों ना एंजॉय करके कर लिया जाए। अगर मैं बारिश से बचूंगी तो यकीनी तौर पर भीगना तो मैंने फिर भी है, तो क्यों ना एंजॉय करके बारिश को जो है वो लाहौर के मौसम की सूरत हाल हमारे शहरियों को भी बताई जाए। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि ज़िंदगी का हर रंग एंजॉय करें। और इसी के साथ साथ मुझे वो एक गाना भी याद आ रहा है, आवाज़ तो मेरी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत जो है मैं गुनगुना देती हूँ कि ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो इस तरह से जो है वो लाहौर के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। यकीनी तौर पर आपका भी दिल मचल रहा है मुझे देख के कि आप भी बाहर आएँ और लाहौर के मौसम को जो है वो एंजॉय करें। जहाँ पर मैं भीग रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप बाग में आएँ और देखें कि हमारी जो हरियाली है उस पर जब बारिश के कतरे पड़ रहे हैं तो यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे शबनम के कतरे पड़ रहे हैं, और लाहौर की हर चीज़ आज की बारिश में भीगी हुई नज़र आ रही है और इसको एंजॉय कर रही है। लेकिन एंजॉय करते करते हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी सेहत डाउन ना हो जाए। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने एंजॉय कर लिया और अब मैं छतरी ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं मज़ीद भीग गई तो फिर बुखार भी होगा और बीमार भी होंगी, और बीमार हो गई तो आपको सूरत हाल कौन बताएगा।
लाहौर में आप आने वाले थैंक यू कोमल। इससे ज्यादा एंजॉय मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता जितना आपने मौसम में एंजॉय कर लिया, और अच्छा सफर आपने जिंदगी का जो है वो एंजॉय कर लिया। लेकिन कपड़े गीले कर बैठी हैं, अभी आपको पूरा दिन रिपोर्टिंग करनी है, तो अपना ख्याल रखें। बहुत सारे लोग, मैं बड़ा परेशान होती हूँ जो दफ्तर आ रहे हैं, बेचारे प्रॉपर कपड़े गीले और मेकअप रूम में ड्रायर और आयरन ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह के मौसम में सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अपने दफ्तर वगैरह जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा अपने पास कपड़े रख के लेके जाए, जो खास तौर पे बाइक वगैरह पे सफर करता है बहुत मुश्किल हो जाता है अपने दफ्तर तक अगर आप पहुंचे तो। ये क्योंकि मौसम, आप घर से निकले हैं देख के कि बारिश नहीं हो रही, एकदम से रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, मौसम ही ऐसा है। बाकी कोमल के पीछे जो मंजर था ना, यकीन माने ये जो कुदरती हुस्न अल्लाह ताला ने जो ग्रीनरी बनाई है, दरख्त पौधे, ये बारिश में उतना ही झूमते हैं जितना कोमल झूम रही थी, और उतना ही गुनगुनाते हैं जितना कोमल गुनगुना रही थी। बड़ा खूबसूरत मौसम है ये, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं जी, पता चल रहा है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई है बहुत सारे इलाकों में बिजली गायब हो गई है। ये मुसलसल ट्रिपिंग से लोग जो हैं, ऑब्वियसली अब रात को, मतलब मैं तो अब रात को ही कपड़े आयरन करके अपने रख देती हूँ, सुबह दफ्तर में टाइम पे जाना है। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जी लाइट आए तो हम दफ्तर की तैयारी करें। सो रात को ही अपनी तैयारी करके रख लें, बेहतर यह है, क्योंकि लाइट गई तो 2-3 घंटे पता नहीं वो कहाँ गई। एक ब्रेक होगी, ज्वाइन करेंगे आपको, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर है जी, बिजली और गैस कनेक्शन कटेंगे, नॉन फाइलर से शिकंजा सख्त। मेरे ख्याल से काट ही दें बिजली का तो कनेक्शन, गैस का भी काट दें। वकास की तरफ आ रही हूँ मैं जी। वकास बिल्कुल सही है जी, आप अच्छी बात नहीं, काट दें। मैं कहता हूँ कि आप गरीब हैं तो आपका इस मुल्क में रहने का कोई हक ही नहीं है। आप बिजली कनेक्शन कह रहे हैं, रोटी पानी इनका बंद कर दें, इनको पता चल जाए टैक्स हो रहे हैं। अभी आप जब टॉप स्टोरीज पढ़ रही थी तो आपने दूसरी खबर पढ़ी थी कि ब्यूरोक्रेसी ने जो 7-8 करोड़ का, वो तो पैदा ही नहीं चीजों के लिए हुए हैं। आप टैक्स रेवेन्यू एक इशू है, आपने वो आवाम का पैसा कैसे खर्च करते हैं पहले उसको एवेल्युएट करें ना, फिर आप बताएं कि आप डिजर्व करते हैं टैक्स कलेक्शन की। अभी पिछले दिनों कल एप्टॉन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिस तरह से IPPs को पैसे दिए जा रहे हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स के, फिर इनके इन हालात में भी जब आप आम बंदे का मोबाइल सिम बंद करने का सोच रहे हैं और आपके ऑफिस के आपने खर्चे डबल कर दिए, आपने अपने चाय पानी इसके और ईवानों के खर्चे डबल कर दिए हैं, और अब आप आवाम से कहते हैं अपने सिमें बंद कर देनी है, तो एक नोटिफिकेशन निकालें, उसमें लिखें कि अगर आपके पास इतने माली वसाइल हैं तो आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं पाकिस्तान के, अगर आपकी कैपेसिटी इससे नीचे है तो आपको कोई हक नहीं है इस मुल्क में रहने का, आप दफ़ा हो जाए यहाँ से। वेरी सिंपल सा है, लोग निकल जाएंगे, थोड़े से लोग रह जाएंगे। निकल के जाएंगे कहाँ वकास, ये ऐसे कर रहे हैं ना आप। मैं कल एक दोस्त को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पे गया, आप हालत देखें वहाँ पे क्या है, ठीक है। इन्हीं हरकतों की वजह से दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। किसी के पास ये अखलाकी जुर्रत है कि आके आवाम को बताएं कि आप सिम्मे और उनको नॉन फाइलर्स के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप आवाम को ये भी तो बताएं ना कि आपका जो पैसा इकट्ठा होगा ये हमारे पास उसका प्लान है, ये हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। दूसरी तरफ से तो अयाशियाँ चल रही हैं, तो कैसे लोग आपको फिर ये कहते हैं, जो जब भी FPR के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि जी हमने वो पता कर लिया है कि जो बड़े टैक्स चोर हैं 100 शहर के वो कौन से हैं, तो भाई आप उनको करें ना, वो तो आप कल गिनती पे ना। होना क्या है, मेरे आप जैसों के सिम बंद कर देंगे और वो ईमेल भी भेजते होते हैं FBR वाले ना, हाँ जी, कि जी आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट कर देनी है, टैक्स दिए। तो हमें भी फिर एहसास होता है कि हमने टैक्स देना किस चीज़ का। तो ये सिर्फ आवाम को और अच्छा, ये सिम से बात शुरू हुई थी और बिजली और गैस कनेक्शन तक पहुंची। आमिर भाई, क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है? नॉन फाइलर दो चीज़ें वकास ने मिक्स कर दी और इतने ज़बरदस्त तरीके से की कि उन्होंने पहले तो गवर्नमेंट को भी रेगेट दिया कि भाई पहले ये बताओ कि तुम कभी फाइलर होना या नॉन फाइलर होना, इसका टैक्स देने से कोई तल्लक नहीं है। पहले आप ये बात ये समझ जाएं सिर्फ, और ये पूरी दुनिया में हर शख्स फाइलर है। मास भाई ये पाकिस्तान में है, एकदम से गरीब आ जाता है सामने। आप तो जावजात का नाम लें, गरीब आ जाएगा सामने। आप किसी और जगह का नाम लेके जी वो काम करते हैं तो आपको सामने गरीब आ जाएगा। फाइलर होने से मुझे मजदूरों का फाइलर वो भाई ये नहीं कहते, वो कहते हैं आपको टैक्स थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। 30,000 रुपए नौकरी वालों को। भाई मैं पिछले 10 साल से फाइलर हूँ, मैंने आज तक उस फाइलर होने की वजह से टैक्स, मैं हर साल जो देता हूँ अपना डाटा देता हूँ, उसमें लिखा होता है कि ये मैंने मकान खरीदा, जब मैंने बेचा भी था, अपना प्लॉट बेचा था,
साफी कॉलोनी वाला, मैं फाइलर था, उससे मुझे फ़ायदा हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। मैंने मकान आके ख़रीदा, मैंने उस पर टैक्स दिया तो मुझे फाइलर होने का फ़ायदा हुआ। गाड़ी मैंने ख़रीदी थी, मुझे उसमें टैक्स सिर्फ, मैंने ज़का साहब को फ़ोन किया, अपने ज़का को, मैंने कहा मेरा फाइलर नंबर दे दे ज़रा। मुझे वो कह रहा है कि आपको 1,20,000 रुपया बचेगा। जहां बचत हो रही है वहां हम कहते हैं भी फाइलर होना क्यों? मुझे ये नहीं समझ आई आज तक। हर बंदा इसको ये समझता है कि ये फाइलर बन जाऊंगा ना तो मुझे ये क्यों नहीं सोचते कि फाइलर बनेंगे तो आपको टैक्सों में इतनी छूट मिलेगी। ये मुझे समझ नहीं आई है। और अगर पूरी दुनिया में सिस्टम विकास इंग्लैंड में रह के आया है, वहां तसव्वुर है कि आप फाइलर है ना हो। ये कैसे हो सकता है कि आप एक मुल्क में रहते हो, एक शहरी हो, और आप टैक्स फाइलर ना हो? टैक्स फाइलर से मतलब टैक्स देना नहीं है, आप उसके डाटा के अंदर है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अना, इस मुल्क का अलमिया ये है कि इस मुल्क में लाखों करोड़ों का, अरबों रुपए का बिजनेस होता है रेडियो के ऊपर, अरबों रुपए का, और उसमें भत्ता जाता है, घूस जाती है, उसमें 1 रुपया किसी गवर्नमेंट को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ना वो दुकान है, ना उसका कोई बिजली का कनेक्शन है, ना उसने वो जो रोड के ऊपर जो करोड़ों रुपए की रोड है, अरबों रुपए की रोड है, चाहे वो अब फिर कहेगा तेरे रास्ते में आती है तो मेरे रास्ते में आता है यार, क्लीन ब्लॉक आता है, उसकी रोड है, उसके ऊपर ठेला लगाने वाला कोई टैक्स गवर्नमेंट को, वो आज तक आया ही नहीं है किसी टैक्स नेट के अंदर। भत्ता देते हैं ना, भत्ता आप भत्ते को टैक्स से ना जोड़ें, भत्ता किसी और की जेब में जाता है। ये भत्ता वही है जिस पर हम इस वक्त भी बैठे हैं। तो फाइलर होना, नॉन फाइलर होना, ये गरीब अमीर का फर्क नहीं है, ये तल्लुक नहीं है। हर शहरी है जो रहता है उसको फाइलर होना चाहिए। बात सुन लें, ये बाकी रही सख्तियों की बात, ये गवर्नमेंट को चाहिए नहीं, फिर गवर्नमेंट शिकंजा उनके तंग करे, बड़े बड़े टैक्स चोर हैं, पकड़े उनको। दो चीजें बस क्या आम आदमी पे निकलता है? नहीं, वो पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, वो टैक्स देते हैं या नहीं पकड़ते आमिर भाई? बहुत सारे लोग टैक्स देते भी हैं, इस तरह से भी नहीं है कि टैक्स नहीं देते हैं। बहुत सारे नहीं भी देते, ये भी कह दें। नहीं चले, बहुत सारे नहीं चोरी भी करते हैं। मैं उस पर तो कभी चोर तो अजल से अब तक रहने हैं, वो तो छोड़ दें। सिर्फ गवर्नमेंट ये करे कि टैक्स फाइलर होना आसान कर दे, अंग्रेजी से निकालें, इसको उर्दू में कर दें, लोगों को ये समझ आना शुरू हो जाए कि फाइलर होने से उनको कितना फायदा होगा। सही क्या आपने अंग्रेजी में एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसको फिल कराने के लिए लोग बेचारे दर बदर फिरते हैं, और कई लोग इसीलिए फाइलर नहीं होते यार ये हैजल। हालांकि चले वकास इस बात पर भी शायद सही कहेंगे, मैं उनसे वकास से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोगों के पास कंप्यूटर भी नहीं होएगा और वो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते होंगे। मेरे जैसे पुराने ज़माने के टाटियन होंगे, टाट पे बैठ के पढ़ने वाले, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते होंगे, फाइलर होना नहीं जानते होंगे। अगर आप इसको उर्दू में कर दें और आसान कर दें, है क्या उसमें? तो फिर हर किसी के लिए आसानी है। क्या आप किराए पे रहते हैं या उस अपने मकान में रहते हैं? ये लिखा हो या किराए पे रहते हैं या अपना मकान है? अपना मकान है तो उसका एड्रेस क्या है, आपका मुस्तकिल पता क्या है आपका, ये चंद चीजें हैं जो आपने लिख के देनी है। आपके पास जेवर है या नहीं है, इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब छोटी छोटी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी में है, लोगों को समझ नहीं आती और लोग बेचारे फाइलर होने के लिए 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, 3,000 रुपया देते हैं। 5,000 कईयों से 5 लेते होंगे, वो हसीयत देख लेते हैं। मेरे जैसे तो मुफ्त में करते हैं, गरीब समझ के वो शायद आज से भी देता है या सलान है। आमिर भाई ना अपने प्रोग्राम का क्लिप ले जाते हैं। हाँ ये तेरी तारीफ की थी। अगर आप इसको आसान कर दें, अदालती जुबान आप आसान कर दें, मैं आज कह रहा हूँ आप उर्दू में कर दें, अदालती आपके आधे से ज्यादा मुकदमात, जिनको हम कहते हैं ना 18 लाख मुकदमात पड़े लाहौर हाई कोर्ट में, जो उसकी सुनवाई नहीं है, आधे हो जाएंगे। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ वकील और उनका मुंशी और उसका वो कर क्या रहे हैं, बिल्कुल ऐसे रीडर वो कर क्या रहे हैं, लोगों को आप कौमी जुबान तो नहीं छोड़ सकते ना यार, ऐसे तो आप ये कौमी जुबान उर्दू में कर दें। कौन सा कौमी जुबान उर्दू है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये आपका 73 का आइन कहता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था आमिर भाई, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। हाँ, जो वही तो कह रहे हो, वही तो मैं, तो हमारी कौमी जुबान फिर इंग्लिश ही है। मैं तो यही कह रहा हूँ इसी पे रहने दे सर। मैं तो ये ट्वीट भी कर चुका हूँ। मैं जो इस वक्त हमारे आली जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, मैंने उनसे कहा था कि भाई आप अगर सिर्फ ये उर्दू वाला ही नाफज कर देना, तो आप जो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इतने केस हैं, ये खत्म हो जाएंगे। ये फाइलर 9 फाइलर वाले खत्म हो जाएगा। FBI को भी आसानी हो जाएगी और बाकी लोगों को भी आसानी हो जाएगी कि भाई टैक्स गोशवारे जमा करवाने हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला सबको खैर ऑफिस या सिम्स बंद मोबाइल ब्लॉक करने का अमल तेज कर दिया है। तो बस एक बात करनी चाह रही है
ये FBR के एम्प्लॉज़ का तो ऑडिट करें ना, जो 80-80 हज़ार वाले इनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो अरबों की प्रॉपर्टीज़ के मालिक कैसे बने हुए हैं। सही कह रहे हैं। मुझे आमिर भाई कह रहे हैं ना गवर्नमेंट तो ये भाई अल्टरनेटली हम तनख्वाहदार हैं तो हमारा तो टैक्स ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है, हमारे पास आने से पहले आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। मतलब मैं अगर टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं इतना तो पूछ सकता हूँ ना कि भाई वो मेरे टैक्स का आप करते क्या है? रेवेन्यू नहीं बनाना होता, वे टैक्स फाइलर का ना हम कंफ्यूज करते हैं टैक्स कलेक्शन को और FBR कोई चैरिटी तो नहीं है। भाई सुन ले, वो मैंने कब कहा कि FBR चैरिटी है? मैंने कहा आप टैक्स फाइलर को टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का नहीं, ये एक पूरे मुल्क का डाटा जो है आप उसमें आपको पता चल जाता है कि किस शख्स के पास कितनी जायदाद और कितनी लीगल है कितनी इलीगल है, मतलब वो खुद ही लीगल लिख के देगा ना। मेरे ख्याल से इसको आसान बना दें, फाइलर होने के फवाइद क्या लोगों को बता दें तो मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी। महंगी बिजली से इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन, IPP मुआहदे पर नजरसानी की जाए, मुतालिबा ठीक है? बिल्कुल ठीक है कि ये मुआहदे सारे के सारे चले जा रहे हैं, मुआहदे सारे के सारे कैंसिल करें, वो चाहे वज़ीर आज़म के बेटे का कोई पावर प्लांट है, होने का कोई चांस नहीं, किसी का भी पावर प्लांट है जिसके नाम आ रहे हैं सामने, सबके कैंसिल होने चाहिए। और ये 2021 में जुल्म किया हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, जो इनको दोबारा से रिन्यू किया, और ना सिर्फ रिन्यू किया बल्कि अब्दुल रज़ाक दाऊद उस ज़माने में वज़ीर थे, जिनकी एक कंपनी जो है वो पावर प्लांट चलाती है, और उनका सबसे ज़्यादा रेट रखा गया। और बाद में ये खुशखबरी सुनाई गई कि जी हमने ये जी रेवेन्यू ये इस पे इनके साथ मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए और ये कर लिया। IPP जुल्म है, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट करे, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करे, चाहे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट करे, चाहे कोई कोलिशन गवर्नमेंट करे, चाहे कोई मार्चल्ला करे, IPPs का मुआहदा जुल्म है। मजबूरी थी हमारी IPPs के साथ, उसके बाद हमें डैम बनाने चाहिए थे, उसके बाद हमें अपना काम करना चाहिए था, अपनी तवानाई जो अब हम इस्तेमाल करें, जैसे कायदे सोलर आपने लगाया, उस तरह के आपके सोलर जो है पार्क्स बन सकते थे और IPP से जान छूट सकती थी अगर आपने तवानाई के शोबे पर काम किया। भी इसकी वजह से तबाही की तरफ जा रही है। वकास एक कमेंट चाहिए, फिर हम ब्रेक की तरफ चले। सही मुतालबा है ये गौहर एजाज साहब का, और बारहा आज 4-5 दिन हो गए मुसलसल, तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने कह दिया। अदरवाइज तो पिछले 10 साल से या 15 साल से हमें यही बताया जा रहा था कि ये तो हमारे गैर मुल्की भाई हैं जिन्होंने हम पे एहसान किया यहाँ पे IPs लगाकर। तो ये तो अभी पता चला ना कि 80% जो ऑनर्स हैं इन प्लांट्स के वो पाकिस्तानी ही हैं, और वही 40-50 खानदान के पास है, और कैसे पैसे बांट रहे हैं। मतलब फिर वही बात आ जाती है ना कि ये अवाम के टैक्सों का पैसा था जो आप उन लोगों को इस बना पे दे रहे हैं। और कोई भी खा PTI है, नून लीग है, फलानी है, अवाम को जब लूटते हैं तो उस पर ये सारे मुतफिक हैं, किसी को कोई इतराज नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि ये गलत कर दिया आपने। जैसे अभी आपने FBR वाली खबर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे सारे कहते हैं जी बहुत अच्छा है, ये से होना चाहिए गरीब को, और थोड़ा सा गला घूंटे इसका। IPP इस पर कोई नहीं बोल रहा क्योंकि वो सारे उसके बेनिफिशरीज हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन आपकी इंडस्ट्री किस तरह तबाही की तरफ जा रही है, कितने लोग बेरोजगारी की तरफ आप ये देखें ना, आपका एप्टमा जो आपके टैक्स, आपके इकोनॉमिक सेक्टर का सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है एप्टमा है, वो हर साल वो सब्सिडी लेने के बाद भी हर साल आप कहते हैं कि यार ये इतना जुर्म आप हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तो अल्टरनेटली आप लोगों को ये बता रहे हैं कि भाईजान अपना बिजनेस उठाएं और कहीं बाहर ले जाएं, यहाँ तो अब हमारे जैसे हो जाएं, चुप करके आप भी खाएं हमें भी खाने दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप चुप करके बिजनेस उठाएं और बाहर निकल जाएं, इसलिए लोग निकल रहे हैं ना। सही कहा आपने। खैर हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। और बड़ा कारनामा जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रही हूँ, आई थिंक हम कोई भी खबर हर रोज डिस्कस कर रहे हो, यहाँ पर ये वाली चीज डिस्कस हो ही जाती है कि ये अखराजात कम करने चाहिए। हम यहाँ पे बैठ के कोई ख्याली बातें नहीं कर रहे होते कि ये अखराजात कम करने चाहिए। हकीकत ये है, अगर आप बड़े बड़े प्रोटोकॉल और बड़े बड़े प्रोटोकॉल के पीछे गाड़ियां देख ले तो आपको अंदाजा हो जाए कि कितना पेट्रोल फूका जा रहा है। सेक्रेटरी सेहत समेत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ब्यूरोक्रेट 7 करोड़ पेट्रोल फूकने लगे। मंथली है ये आमिर भाई? चलाना है। अच्छा, और कोई इतना मेरा नहीं ख्याल, आपने बाकी अगर डिपार्टमेंट्स देखे हैं इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज़्यादा होंगे। नेचुरली आपने जब एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ का शोबा है, फिर उसमें आपने गाड़ियाँ दी, फिर पेट्रोल दिया, जो कि उनके रूल्स और रेगुलेशन, ये मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं, क्योंकि ना आप कभी हॉस्पिटल गई होंगी, ना आप कभी सर्विसेज गई होंगी, ना आप कभी
उसमें जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है वहाँ गई होंगी, ना पाकिस्तान पंजाब भर में जितने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वहाँ गई होंगी, ना नर्सिंग कॉलेजेस में गई होंगी, ना नर्सिंग स्कूल्स में गई होंगी। मुझे नहीं पता ये वहाँ कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अच्छा वैसे मतलब ये एक महकमा है, एक महकमा है और उसको आपने वो पेट्रोल दिया और आपने उनकी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल दिया। अब उसको नजायज़ इस्तेमाल कर लें, मसलन मेरा दफ्तर मुझे कुछ पेट्रोल की लिमिट्स है वो देता है और मैं ये पेट्रोल जो है लिमिट में सिर्फ जो सरकारी गाड़ी में मुझे यूज़ करना चाहिए वो मैं अपने मोहल्ले की मोटरसाइकिलों में भी डलवा लूँ, अपने घर वाली गाड़ी में भी डलवा लूँ और उसमें करूँ। और मुझे तो ये इतना मिलता ही नहीं होगा। नहीं आप ये मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ बेटा, मैं तो मिसाल देता हूँ। नहीं हम विकास है, मैं हूँ ना, हमारे पास तो ये नजायज़ खोरी, ये नजायज़ खोरी ये तब आपको बेशबहा चीजें ऐसा ही है, ऐसे आप इसको सही कह रही हैं। जहाँ पे आप रिटायर्ड लोगों को भी 2-2 हज़ार यूनिट बिजली के देते हैं और आप उनको 1-1 हज़ार लीटर पेट्रोल देते हैं तो आप हाजिर सर्विस का ज़रा अंदाज़ा करेंगे क्या होगा। मैं तो हैरान हूँ, इन लोगों के लिए जन्नत है दुनिया और ये जन्नत का इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं नजायज़। इसमें लिखा भी हुआ है, खबर के अंदर भी जाहिद चौधरी ने दिया है कि इनके घरों की गाड़ियाँ जो है ना उनमें भी यही पेट्रोल डलवाया जाता रहा है और ये अब ऑडिट में आ गया है। अल्लाह करे ये ऑडिट हो जाए और इनसे कोई गिरफ्त तो हो। कोई असल में मसला तो अकाउंटेबिलिटी का है, असल मसला चलने सहूलत देने का भी नहीं। सुबह के टाइम देखें वैसे तो आप ये देखें गाड़ियाँ छोड़ने जाती हैं वो कौन सारे सरकारी गाड़ियाँ इसी तरह इस्तेमाल होती हैं बाशमूल मेरी गाड़ी के। मैं भी अपनी बच्ची को अपनी दफ्तर वाली गाड़ी पे छोड़ने जाता हूँ। अच्छा तो जी हाँ जी मुझे पेट्रोल। तो ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ये अवाम का पैसे से बनती हैं, जो बार बार हमारी निशानदेही कर रहे हैं कि टैक्स का पैसा है। तो ये इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं तो आप कसूरवार हैं। और अगर अल्लाह करे ये जाहिद चौधरी की खबर जो है ये अवाने बाला तक, यानी ये तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ है, वहाँ तक पहुँच जाए। आजकल ख्वाजा सलमान साहब हैं उसके रूह रवां और हेड, वो इस पर कोई प्रोब करवा लें कि पिछले 1 साल में कैसे ये लोग इतना पेट्रोल पी गए। मैं तो यही कहूँगा इस्तेमाल तो नहीं किया होगा। और आपकी बात ठीक है, ये करते क्या हैं, बहुत सारा काम करते भी होंगे, मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप करते भी हैं तब भी आपको इस तरह से पेट्रोल पीने का और बेचने का हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आपने कोविड में ना पूरी दुनिया ने एक नया मॉड्यूल अपनाया ऑफिस वर्क का था कि आप ऑनलाइन जूम के थ्रू मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। तो अगर उसको आप पॉजिटिवली लें तो आपके लिए एक रास्ता आया कि हर वो काम जिस पे आपने चल के कहीं जाना होता था आप ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए वो कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस हो भी रही है। लेकिन जो अखराजात है वो एहसास नहीं है ना। एहसास जब होगा ना आपको कि यार ये इस सूरत में अगर हमारे 10-15 ऑफिसर जो हैं वो 7-8 करोड़ रुपए का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, जिससे शायद 2-3 हॉस्पिटल्स के एम्बुलेंसेस या उनके एमरजेंसी के जनरेटर्स का खर्चा भी पूरा किया जा सकता था, तो शायद ये ना करेगा। लेकिन वो एहसास रहा नहीं है क्योंकि एक सोच ही आ गई है कि भाई सियासतदान या जो अशराफिया हैं वो ही इस मुल्क के वारिस नहीं है, भाई हम भी उसमें इतने हिस्सेदार हैं तो हमने भी वैसे ही लाइफस्टाइल गुजारना है। इससे इस खबर का दूसरा पहलू ये है ना, ये 7 करोड़ रुपये खर्च उन्होंने नहीं किया, ये 7 करोड़ केवल जो हमारे फॉरेन रिजर्व हमने फ्यूल पेमेंट में बाहर भिजवाए हैं, ये हमारा इशू है। उससे भी बड़ा इशू ये है। और उन हालात में कि जब आप सुबह शाम ये राग आप रहे हैं कि जी हम मारे गए, हमारी इकॉनमी डूब गई है, तो खबरें तो ये आनी चाहिए थी ना कि फ़लाँ डिपार्टमेंट ने अपने खर्चा जितने कम कर दिए, ये उन्होंने सेविंग की है, ये उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को जो है, अभी आप यूनिवर्सिटी वाली खबर आपने पढ़नी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए आपके पैसे नहीं हैं और ठाट बाट के लिए लाइफस्टाइल के लिए। फिर आपने खबर शायद नहीं पढ़ी या है, वो ऑफिस के काम के लिए पैसे खर्च नहीं होते, जो उन्होंने स्क्वाड रखे होते हैं ना। अच्छा। एक ब्यूरोक्रेट ने जो स्क्वाड रखे होती हैं जिसमें 5-6 गाड़ियाँ उनकी हैं जो सरकारी खाते से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं, उनकी मेंटेनेंस भी होनी है, उनका फ्यूल, उनके टायर चेंज, सारा कुछ सरकारी खाते में होना होता है। क्योंकि पीछे सोच ये है ना कि भाई क्या हुआ यार, जहाँ पे सारे खा रहे हैं और हम भी खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्यों अकाउंटेबिलिटी की बात, जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है वो भी तो ये कुछ कर रहा है ना, वही तो ये कुछ कर रहा है ना। इसका हल एक ही है कि आप
अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा हमारे पास आ जाए ना, वो कहते हैं ना अंधों की एक वो रिवर चला हुआ है, सारे उसमें ही सारे ना ऊपर वाले। दिलचस्प बात है, अक्सर मौलवी हजरात भी कहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा आ जाए। ऐसा बंदा कहीं से नहीं आता, आपकी कौम में बनती है ऐसी जिसमें से ऐसा बंदा निकल के आता है। जब कौम ही सारी इस तरह की है, और जब हम नजायज़ फरोशी, नजायज़ मुनाफाखोरी, नजायज़ अपने बच्चों को हराम का रिस्क खिलाने के आदी हो जाएंगे, मुझे बताएं कि कोई हलाल का बंदा कैसे उसमें से निकल कर सामने आएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। लेकिन सर अब देखिए आमिर भाई आपकी बात सही है, मुश्किल काम है, लेकिन जिसको अल्लाह ने, अगर इसी तरह ये सिस्टम चलता रहा तो यकीन माने ये लोग अमीर होते रहेंगे, ये लोग अय्याशियों में जिंदगी गुजारते रहेंगे। क्या वजह है? यही रोना। देखिए अगर हम 60s के पाकिस्तान की मिसाल देते हैं और 2024 में हम आके पीछे गए हैं, तो क्या वजह है? यही लोग हैं ना, क्योंकि आपने जो सिविल सर्वेंट है उसको एक ख़ास सोच के तहत इस मुल्क पे काबज़ करवाए जा रहे हैं कि भाई ना आप तो इस कौम से है ही नहीं है ना। मानेंगे आपकी अगर उर्दू में कर देना आज ही कौमी ज़ुबान को लागू कर दे, सिर्फ कोर्ट लागू कर दे कि जी कोर्ट की लैंग्वेज उर्दू है। हिंदुस्तान में जो कोर्ट की लैंग्वेज रही है वही उसकी कौमी ज़ुबान रही है। जैसे मतलब किसी ज़माने में फ़ारसी यहाँ की कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबार में बोली जाती थी, तो लिहाजा सारे लोगों ने फ़ारसी बोलना शुरू कर दी। अंग्रेजी कोर्ट लैंग्वेज हुई तो कोर्ट अंग्रेजी लोगों ने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। तो जो अंग्रेजी पढ़ने वाले थे, जो कि ज़्यादातर हिंदू थे, अब नहीं मैं हिंदू कहता इनको, अंग्रेजी बोलने वालों को, लेकिन ये हिंदू थे ज़्यादातर, वो अंग्रेजी अच्छी पढ़ते थे, बोलते थे, इसलिए वो तरक्की कर गए। मुसलमान क्योंकि अंग्रेजी को काफिर जुबान समझता था, इसलिए वो पीछे रह गया। ये वो उस वक्त था जब दौरे गुलामी था, जब आप आज़ादी हासिल की। आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौम मुत्तहिदा में खड़ा होकर अपनी ज़ुबान में बात करता है, कहता है जी मेरी ट्रांसलेशन करके सुनो, और हम पर्चियाँ देख के, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो कोई है, पर्ची देख के पढ़ा होता है अंग्रेजी और गलत मलत पता नहीं क्या बोली जा रहा है। मुझे तो खैर अंग्रेजी वैसे समझ नहीं आती, तो बोल रहा होता है। तो मुझे समझाएं कि आप अपनी कौमी ज़ुबान का और अपने कौमी तशख़्ख़ुस का कैसे मुज़ाहरा कर सकते हैं और कैसे लोगों को बचा सकते हैं। करेंगे और इसी तरह पैसे उड़ाते रहेंगे। मुझे काफ़ी देर से ब्रेक का कह रही, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर देते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें हनी ट्रैप किया गया। डीआईजी ऑपरेशन इमरान किश्वर साहब के कल हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खातून समेत 12 रुकनी गैंग की गिरफ्तारी से मुतल्लिक उन्होंने बातचीत की। आमिर भाई क्या हुआ था? ये हनी ट्रैप बड़ी दिलचस्प चीज़ है और होता क्या है? 60-65 साल के बाबे जो हैं, ये मैंने 18 साल की लड़की के साथ निकाह के लिए राजनपुर और कच्चे के इलाके में पहुंच जाते हैं। ये तो बेचारे एक सोसाइटी में पहुंचे लाहौर की रात को, और वो कहते हैं कि जी वो जो क्रिएटिव काम वो रात को होता है। ये बात ठीक मैं मान भी लेता हूँ कि चलें, खलीलुर रहमान कमर साहब जिस तरह के बंदे हैं, इनसे क्रिएटिव काम रात को ही होता होगा और वो करते होंगे। और फिर आप की आंखों की शर्म अगर मर जाए तो आप काला चश्मा पहन लेते हैं, और काला चश्मा पहन के कहते हैं मुझे डॉक्टर ने दिन को काम करने से मना किया है, रात को काम किया करें। तो ये गाड़ी चलाकर आखिर गए होंगे, रात को निकले होंगे तो, और इतनी दूर वो पहुँचे उस लड़की के पास, और इनके जो है बाकी जो उससे चैट चलती रही है उसका डाटा ये इनके बकौल उन्होंने डिलीट किया था, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था, और वो डाटा हालांकि डिलीट इन्होंने किया होगा। मुझे इस पर शक है अभी भी कि ये मामला कुछ और निकलेगा। ये खलीलुर रहमान कमर साहब अच्छा, मुझे ये वाकई गुत्थियाँ कुछ बहुत ही उलझी हुई गुत्थियाँ हैं, और ये वही हैं जो तगूत लिए फिरते थे हथेली पे, कि औरत को तगूत का नहीं पता होता। तो कल किसी ने अच्छा कमेंट किया, मेरे दोस्त हैं राना फ़हीम साहब, उन्होंने अच्छा कमेंट किया कि लड़की राक्षस थी जिसने खलीलुर रहमान को तगूत का मतलब समझा दिया क्या होता है। सही बात है वाकई। तो ये तगूत जो है ये उनको मेरा ख्याल उनके गले पड़ गया, और ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और कहते थे अगर ख़वातीन जो हैं, ये इनका मैंने क्लिप देखा जिसमें कह रहे थे कि ख़वातीन अगर बराबरी का मुजाहरा कर रही हैं तो क्यों नहीं 5-6 मिलके लूट लेती, और मैं तैयार हूँ लूटने को। ये यहाँ पे तो 2 थी, यहाँ पे तो सिर्फ 2 थी। हाँ वाकई 4 थी, वैसे 2 पकड़ी नहीं गई। नहीं सर वो तो पुलिस। अरे अच्छा हनी, सॉरी यार आपको बात कर रहा हूँ मैं, आप ही की तरफ लेके आ रहा था बात को। वकास ने मुझे बताया कि ये हनी ट्रैप करते कैसे हैं। मुझे पूछना है ये जो बड़े बड़े लोगों को, वो जो मैंने अब बाबे वाली बात बताई, फैसलाबाद का बाबा था, राजनपुर शादी के लिए गया था 16 साल की लड़की के साथ, पकड़ा गया, बेचारे ने 1 करोड़ रुपया दिया, दोस्तों अमीर बाबा था। अच्छा आप जरा बताएं, वो आप जो पार्टी वाला बता रहे थे ये क्या होता है? अच्छा इससे पहले एक रिक्वेस्ट है खलीलुर रहमान साहब से, आप इनको ना मीडिया पे आना चाहिए
अपनी गलती पे माफ़ी करनी चाहिए अपने साथ, और ये मजलूम बनने का ड्रामा छोड़ना चाहिए। अपनी हाथों के नीचे कैसे इंसान आता है? मैं जब आप सारा दिन और पिछले 30 साल से भाषण झाड़ रहे होते हैं, लोगों को इखलाकियत का दर्स दे रहे होते हैं, तो अब आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। और भी उन्होंने काला चश्मे वाली बात की, मतलब पता नहीं किस ज़मीर के साथ वो बंदा वहां पे बैठ के ड्रामा सुना रहा लोगों को कि जी मैं ये हो गया। भाई आप जिनसी हवस का शिकार हुए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि यार मुझे गलती हुई है, मुझसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। वकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कम है, हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का शो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि मुकाबले के इम्तिहान में आना चाहते हैं। CSS के अलावा PPSC का इम्तिहान भी होता है, बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत स्पेशल तैयारी भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं और फॉर्चुनेटली कुछ लोग पहली अटेम्प्ट में कामयाब हो जाते हैं। तो इसके लिए कामयाबी का राज क्या है, आपको मेहनत किस तरह करनी है? अच्छा, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है? और इसके साथ साथ फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? तैयारी किन मराहिल में हो सकती है? क्या 1 साल में मुकम्मल हो सकती है? क्या 6 महीने इसके लिए सिर्फ दरकार होते हैं? क्या आप इसकी तैयारी 3-4 साल लगा के कर सकते हैं? मतलब बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और फिर क्या यहाँ सिफारिश वाला कल्चर, तो हम कहते हैं हमारे मुल्क में आम है, यहाँ सिफारिश भी चल जाती है? क्या ऐसा है कि आप पैसे दे दिला के बस पास हो गए? क्या यहाँ पर नकल का रुझान भी होता है? आम पेपरों में जो पर्चा आउट होने का स्कैंडल हम सुनते हैं, कभी ऐसा भी हुआ? और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? अदनान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप इसी प्रोसेस से गुजर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या ये बहुत मुश्किल इम्तिहान होता है? अच्छा, इसमें यूजुअली कंसीडर ये किया जाता है कि ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसको पास करना जो है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट के बहुत ज़्यादा एक चंक जो है इसमें फ़िल्टर हो जाता है। मेरा बिलीव ये है, और जिस तरह मैंने इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया है, कि अगर आप एक अच्छी कंसिस्टेंट एफर्ट करें, डेडिकेटेड हो के आप 6-8 महीने 1 साल लगा लें, तो इट इज़ नॉट समथिंग कि जो कि अनडूएबल है, हर कोई कर लेता है। हमसे पहले लोगों ने किया, बाद में भी करेंगे। द ओनली थिंग जो एस्पिरेंट्स को रिक्वायर्ड है वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट है और डेडिकेशन होनी चाहिए। होप लूज नहीं करना चाहिए। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन मेजर फोकस होना चाहिए कि आपने जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लेना, आप तब तक इससे पीछे ना हटें। अच्छा, जैसे हम आम तौर पर तैयारी करते हैं ना, इंटर की बैचलर्स की, आपके पास कोर्स होता है जिसको आपने पढ़ना होता है। सो इज देयर एनी कोर्स? कुछ आपके पास कोर्स आउटलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना होता है कि बस आपने अंधाधुंध जो मर्जी पढ़ लेना है? अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर PPSC को देखें, वहाँ पे 2 से 3 स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम्स हमारे पास आते हैं। एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसको प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के डिफरेंट उसके अंदर पोजीशन, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर वगैरह आते हैं। जो दूसरी स्ट्रीम के एग्ज़ाम्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के होते हैं, जैसे कि लेक्चरार के एग्ज़ाम्स आते हैं। थर्ड वन वुड बी जो कि जेनेरिक पोस्ट होती हैं, 1 पेपर MCQs बेस्ड, उनमें असिस्टेंट आ जाता है, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार की पोस्ट आ जाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली PPSC ने इन तीनों स्ट्रीम्स के पेपर्स के लिए सिलेबस का तयन किया होता है और अकॉर्डिंगली सिलेबस ही वहाँ पे, हाँ क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% जो सिलेबस होगा वही वहाँ पे पूछा जाएगा। इट्स बेसिकली अ डायरेक्शन जो सिलेबस से आपको मिल जाती है। उसके अलावा उसके ऊपर जो फर्दर डिस्कशन या कंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी अपनी स्टडी और थॉरो इन डेप्थ एनालिसिस से होती है। करना क्या है, तैयारी कैसे करनी है? आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट जो इस पूरी तैयारी में आपको होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, वो तो ये है कि पहले तो आपको एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। हमारे पास मसला ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, जब मैं खुद भी तैयारी करता था तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स खुले हुए हैं जहाँ पे जाके आपको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, एकेडमीज़ जिनको कहते हैं। तो आप जब एकेडमीज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन तो नहीं मिल पाती आपको, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप होप लूज़ कर जाते हैं। जब होप लूज़ करते हैं तो फिर आप वो कमिटेड नहीं रहते अपनी जर्नी की तरफ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले सेल्फ असेसमेंट करें कि आप चाहते क्यों हैं इस तरफ आना, और उसके बाद फिर कोई अच्छा मेंटोर पिक करें। बिकॉज हम लोगों का मानना ये है कि एक अच्छा मेंटोर कैन सेल यू थ्रू एनीथिंग। तो अच्छा मेंटोर ले, उसके बाद फिर इन एकेडमीज़ में जाएं। लोगों का मसला या डिलेमा ये है कि वो सबसे पहले
खुद की मेहनत करने के बजाय डिपेंडेंट हो जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जिसकी वजह से वो डी ट्रैक हो जाते हैं। तो करना ये है कि सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करें कि आपने कौन से वाला एग्जाम चूज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करें, और फिर उसके बाद उसके सिलेबस को उठा के देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स आर बेसिकली द डायरेक्शन थ्रू विच यू कैन असेस कि आप क्या पूछा जाएगा। सो सेल्फ असेसमेंट करें, पास्ट पेपर्स को देखें, सिलेबस को देखें, फिर एनालाइज करें कि वेयर डू यू स्टैंड। फिर अगर आपको ज़रूरत है तो कोचिंग लें, अदरवाइज आप इसको आराम से खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पे लोगों को ये लगता है अंग्रेज़ी अच्छी है तो आप पीपीएससी या सीएसएस कर सकते हैं। देखें, अच्छी का क्राइटेरिया तो होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट इज़ नॉट समथिंग जो कि आप यूँ ज्यूम कर लें कि मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं खुद भी चूँकि पढ़ाता हूँ, जब खुद पढ़ा था इन बिटवीन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे थे कि जिनको बेसिक टेंसेस के बारे में नहीं पता था, और लेटर ऑन दे क्लियर्ड पीपीएससी के सारे पेपर्स, सीएसएस के पेपर्स। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी एम और अगर आपका जज्बा है तो ये अंग्रेज़ी भी एक कंपोनेंट है ऐसे का, सॉरी इस पूरे एग्जाम का। अच्छा, लोग एक और ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएटेड है वो ये है कि ये सारे का सारा एग्जाम इंग्लिश के अंदर है। मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ इट। अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे, देयर आर अदर्स, उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसको उस फियर को अपने अंदर ना लेकर आए। कितने इम्तिहान होते हैं इसके? देखें, जो पीपीएससी का मेन एग्जाम होता है वो तो पीएमएस का होता है, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, ये सेक्शन ऑफिसर आते हैं, वो एग्जाम वंस इन अ ईयर होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है, और जस्ट आपको एक ही इम्तिहान में अपीयर होना होता है? नहीं, उसके कुल मिला के 12 पेपर्स होते हैं। 1200 मार्क्स का पेपर होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपने रिटन में क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो देन यू हैव अराउंड 200 का इंटरव्यू, उसके अंदर साइकोलॉजिकल भी आ जाता है। और लाइक उसमें जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो आपकी चॉइस पे होता है? दैट इज प्योरली योर चॉइस। ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या होती हैं उसमें? उसमें देखें, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, उसको हम कैसे आसान अपने लिए बना सकते हैं? उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कंपल्सरी तो वो है जो कि आपको हैंड पिक्ड है, उसको आप स्विच आप अपनी मिसाल देके बता सकते हैं कि आपने कैसे सिलेक्शन की? अच्छा, मैंने तो यूं किया था कि उस टाइम जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमें बताया यूं जाता था कि फलां जगह पे चूंकि ये वाले सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है, तो आप उस बैंड वैगनिंग को, वो जो एक भेड़ चाल है उसको फॉलो करें और यही सब्जेक्ट्स रखें, क्योंकि वो फ्लाई एकेडमी ऑफर ये करती है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जब अपनी चॉइस और अपना इंटरेस्ट भी तो, जब आपने 3 सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के उठाने हैं और कमीशन ने आपको 25 प्लस सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनका एक दफ़ा एटलीस्ट फॉर वंस उनका जाके पूरा सिलेबस तो देख लें। उस सिलेबस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में। हो सकता है जो आप ऑफर कर रहे हैं सब्जेक्ट और मुझे मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है वो बाद में मुझे फेल करवा दे, और अगर मैं सिलेबस किसी और सब्जेक्ट का देखूं मुझे इंटरेस्टिंग लगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए एक दफ़ा। आई एम सॉरी, आप मुझे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना कि आपके पास ऑप्शन क्या होती है और आपने अपने लिए सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं वो बता दें। अच्छा, इसमें ओपन ऑप्शन होता है। ठीक है। आपको टोटल अगर आप पीएमएस की बात करें तो उसमें आपको 5 से 6 ग्रुप्स दिए जाते हैं। हर एक ग्रुप के अंदर 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। आपने हर एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट पिक करना होता है 200 मार्क्स का। तो इस तरह आपके पास 2-3 ग्रुप्स भी बच जाते हैं, और आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया इज 200 मार्क्स ईच सब्जेक्ट फ्रॉम वन ग्रुप। ठीक हो गया। सो आपने तमाम ग्रुप में से एक एक अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है, जो आपको लगता है आप आसानी से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद का अमल क्या होता है? देखिए, वहां से तो स्टार्ट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे परसीव ये करते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क इज कि सर ऑप्शनल्स कौन से चूज करने हैं जो हमें पीएमएस की तैयारी करवाएंगे। मैं उन्हें ये कहता हूं कि ऑप्शनल्स को आप पार्ट 2 रखें। पार्ट 1 ये है कि अपने आप को फेमिलियराइज करें विद द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरीज। हमारे पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसी का पेपर होता है, उर्दू का पेपर होता है, जनरल नॉलेज का विच इज़ द डिफिकल्ट वन, एंड देन यू हैव इस्लामियात, और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स आता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जैसे ही आप इस जर्नी को स्टार्ट करें, आप सबसे पहले कंपल्सरीज के साथ खुद को फेमिलियराइज करवाएं। जैसे हो जाए उसके बाद ऑप्शनल चूज करें, क्योंकि बहुत सारे कंपल्सरीज ऐसे होते हैं जब आप उनको पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कि आप क्रैमिंग कर सकते हैं, फिलोसोफर्स को याद कर सकते हैं, या इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू कैन गो विद एनी ऑप्शनल जो कि एनालिसिस बेस्ड होगा। अगर क्रैमिंग अच्छी है तो पॉलिटिकल साइंस के फिलोसोफर्स को याद कर सकते हैं। तो कंपल्सरीज को अगर अच्छे तरीके से आप आधा महीना दे देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ऑप्शनल्स कौन से चूज करने हैं, रादर देन आस्किंग फ्रॉम मी और एनीबॉडी एल्स। तो इसके बाद मुझे बता दें, अब आपकी सब्जेक्ट की सिलेक्शन हो गई,
मेंटोर का रोल, एकेडमीज का रोल, आपका बार बार टेस्ट में अपेयर होना, तैयारी कैसे कराई जाती है? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इट्स बीन मोर देन 7 ईयर्स मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं से ये कहता हूँ कि मैं या कोई एकेडमी आपका CSS PMS नहीं करवाएगी। हम लोगों का रोल कितना होता है, जो मेंटोर्स होते हैं, जो एकेडमीज होती हैं, उनका रोल सिर्फ ये होता है, चूँकि एक एक्सपीरियंस है, वो खुद प्रोसेस से गुजरे हैं, उन्होंने लोगों को प्रोसेस से गुजरते देखा है, तो वही स्टेप्स जो आप ढूंढ के रखेंगे वो दे कैन गाइड यू के 1 2 3 4 यहाँ से चले जाएं। आपने करना यूँ है, सबसे पहले बैठ के किसी भी रैंडम टीचर को अपनी अंग्रेजी की इवैल्यूएशन करवाएं, क्योंकि देखें इवेंचुअली जो सब्जेक्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जानना कि सब्जेक्ट्स फेल कौन से करवाते हैं। आपको PMS के अंदर 2 सब्जेक्ट्स मेजरली फेल करवाते हैं, एक जनरल नॉलेज का पेपर है और दूसरा इंग्लिश ऐसे का पेपर है। तो अंग्रेजी जो है जनरल नॉलेज MCQs बेस्ड पेपर होता है, उसमें तो आप कभी कभी हम समझते हैं तुक्का भी लग जाता है, लेकिन यह है कि वो भी एक प्रॉपर तैयारी का पेपर है। और अगर आप देखें अपेरेंटली 30,000 के करीब स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे द ईयर आई अपीयर्ड इन द एग्जाम, और उनमें से 198 के करीब ने जनरल नॉलेज का पेपर पास किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक अराउंड 1-2% ने पास किया था, और कहने को वो सिर्फ MCQs थे, 100 में से 40 नंबर लेने थे, लेकिन नहीं ले पाए। उसको खुद से प्रिपेयर करो और किसी बंदे से उसकी गाइडेंस ले लो, उसके लिए बाकायदा एकेडमीज में जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर अंग्रेजी जो है उसके लिए आपको कोई मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉर्न लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है। उसके लिए फिर मैं हमेशा कहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा, आप सिर्फ लाहौर में देख लें तो इंग्लिश के टीचर्स नियर अबाउट 100 मिल जाएंगे आपको, और हर एक बंदे की अपनी ही एक स्ट्रीम है जिसके थ्रू आपको पढ़ाता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो बंदा आपको समझा पाए उसको पकड़ो और उससे पढ़ो। अंग्रेजी अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी जर्नी 4 मंथ्स रिड्यूस हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि यूजुअली प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ्स चाहिए, 7 मंथ्स चाहिए एक बैचलर किए हुए बंदे को। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो इट मे टेक अनदर 5 मंथ्स, सो 11-12 मंथ्स टोटल। तो 1 साल कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी आपके लिए इनफ है। और इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप एक दफ़ा अच्छी तैयारी कर लें तो उस साल में कितने पेपर्स आते हैं, आप आराम से किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे 16, 15, 17 पे बैठ जाएंगे एक थॉरो तैयारी से। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा पेपर पैटर्न क्या होता है? क्या आपका पेपर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जैसे हम इंटर में और बैचलर्स में करते हैं, BS में करते हैं, वो पेपर पैटर्न फॉलो करना पड़ता है? अच्छा, इसमें यह है कि जो MCQs बेस्ड पेपर्स होते हैं ना, उनमें जो पैटर्न होता है वो 100 MCQs होते हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, कोई सब्जेक्टिव नहीं होता। जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स हैं ना, उनमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जबकि जो ऑप्शनल 600 के मार्क्स हैं प्योरली वो सारे के सारे सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एक CSS की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहा होता है, PMS की तैयारी कर रहा होता है, उसको फोकस ये रखना चाहिए कि उसने जो पंजाबी में जैसे हम कहते हैं डंग टपाऊ काम नहीं होता, ठीक है। आपने थॉरो स्टडी के साथ जाना है, तभी यू विल बी एबल। देखें, कोई 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चंस के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो वो 5 क्वेश्चंस अगर आप ऑन एवरेज 7 साइड्स ऑफ आप पेज भी लें, 35 शीट्स बनती हैं। 35 शीट्स के लिए आपके अंदर कुछ होगा तो आप आउटपुट कर पाएंगे, अदरवाइज आप वो उस दिन बैठ के नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझे आके कहते हैं सर कि हमने इंग्लिश ऐसे की तो कभी तैयारी नहीं की, पहली दफ़ा हमने जाके एग्जामिनेशन हॉल में लिखा था। तो मैंने कहा आप वेट करें, एग्जामिनर आपको बताएगा फिर कि पहली दफ़ा लिखना था या पहले भी लिख कर आना था। सो इट्स अ थॉरो प्रिपरेशन, और पैटर्न इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव कीन होता है। कितनी दफ़ा आप प्रिपेयर हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन, एज लिमिट, क्या क्या इसके लिए कंडीशंस हैं? अच्छा, इसमें मिनिमम एज जो है आपकी 21 ईयर्स होती है, और कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए PMS के लिए 30 ईयर्स तक आपके पास बार होता है। 30 ईयर्स में, और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप 34 ईयर्स तक भी अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप फिर दूसरे जो 1 पेपर के एग्जाम्स हैं उनके लिए जाना चाहते हैं तो उनमें अक्सर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे देती है एज की, तो कभी 30, 34, 33 ईयर्स भी हो सकती है। लेकिन आपने ये ब्रैकेट माइंड में ज़रूर रखनी है कि आपने 21, 22 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स में, और जितनी जल्दी सर्विस में आ जाएंगे। मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, वो कभी हर साल तैयारी करता था, जैसे पेपर करीब आते थे वो अपीयर नहीं था होता। मैं उसे पूछता था क्यों अपीयर नहीं हो रही, वो कह रहा था अभी मेरी एज बहुत बड़ी है, मैं अगली से अगली अटैम्प्ट लूंगा। तो आप जितनी जल्दी सर्विस में आएंगे उतने ज़्यादा ईयर्स बचेंगे सर्विस करने के लिए भी। तो क्राइटेरिया ये है कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आप 21-22 साल की एज से लेकर 30 ईयर्स की एज में होने चाहिए। और इसमें जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है PMS, उसके 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, 3 अटेम्प्ट्स आप अपीयर हो सकते हैं, बाकी भी जितने 1 पेपर के एग्जाम्स हैं 3 अटेम्प्ट्स आप माइंड में रखें। अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया होता है? ऑनलाइन होता है, ऐड आती है, उसके थ्रू आपको करना पड़ता है? कितनी फीस जमा करानी पड़ती है? ऑब्वियसली लोगों के लिए ये सब। अच्छा, इसमें बड़ी कम फी होती है, 600 होती है, 1200 मैक्सिमम होती है। ये कमीशन जो है PPSC जो है इसको सबसे पहले अनाउंस करता है,
न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड आती है, फिर उनकी वेबसाइट पे आती है, बैंक चलान 1200-1500 का जमा करवाना होता है, फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हो और फिर वो ही सब कुछ डील कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। इस यंग एज के अंदर अगर आपने प्रेस्टीज को एंजॉय करना है और ऑनर को एंजॉय करना है तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। 1200-1500 दे के यू कैन बी एट दैट पोजीशन जहाँ पे पूरी दुनिया आपको एम कर सकती है और आपको देख सकती है। तो ये इट इज़ दिस ईजी। और जहाँ तक एक बात अक्सर हमसे पूछते हैं कि जो आप भी पूछ रहे थे अभी कि क्या ये फेयर है, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ ब्राइब है या नहीं है। बहुत सारे क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों का एक वो रुझान होता है ना, अच्छा फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, चलो जी पैसे दे के करा लो। होता है, ये ट्रेंड है, बहुत ज्यादा है। तो लोगों को लगता है पैसे के थ्रू आप कोई भी इम्तिहान पास कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरा एक स्टूडेंट था और उसके एक अच्छे खासे लिंक था PPSC के अंदर और उसने कहा कि सर मैंने वहाँ से अप्रोच करवा के अपना इंटरव्यू क्लियर करवा लूँगा। मैंने उसे बारहा मना किया कि मत करो ऐसे, क्योंकि वो बड़ा फेयर सिस्टम है। खैर उसने अप्रोच करवाया, रिटर्न में उसके टॉपर्स में मार्क्स थे, सिर्फ उस अप्रोच की वजह से वो एलोकेट नहीं हो पाया। तो आप माइंड में रखें, बल्कि क्लियरली ये सोच लें, एक तो अल्लाह ताला के साथ भी आपका मामला होता है, तो उधर से भी फेयर रहेंगे तो यहाँ से फेयर होगा। और दूसरी बात है, आई कैन गारंटी दिस कि मैंने इतने हम्बल बैकग्राउंड के लोग देखे हैं कि जो कि मोटरसाइकिल पे साइकिल पे आते थे और माशाल्लाह दे हैव क्वालिफाइड, दे हैव बिकम असिस्टेंट कमिश्नर्स। तो इट्स अ टोटली फेयर सिस्टम, यू कैन ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट आई कैन गारंटी। क्या आपको किताबी कीड़ा होना पड़ता है? अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के आप ईद पे कहीं नहीं जा रहे, शादी पे किसी पे नहीं जा रहे, बस आपने बैठ के पढ़ना है, ये करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है एक मदर मेरे पास आई, उन्होंने कहा मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है। मैंने कहा वो कैसे? कहती हैं कि वो खुद को कमरे में लॉक करता है और कुंडी लगा देता है और 3-3 दिन तक अंदर रहता है। मैंने कहा माँ जी जाएं उसकी कुंडी खुलवाएं और देखें वो अंदर जिंदा है या नहीं है। आपने किताबी कीड़ा, मुझे नहीं समझ आई आज तक। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना बैलेंस्ड होकर आप चलेंगे ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेजॉरिटी जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स होते हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो खुद को सक्लूड कर लेते हैं, किसी कमरे में बिठा लेते हैं और वो समझते हैं कि अलग से बैठ के पढ़ना है उनको शायद वो टॉप करवा देगा। मैंने जितने कंफर्टेबल स्टूडेंट्स, जितनों को ज़्यादा ईजीली पास होते देखा है, वो सारे वो हैं जो कि बैलेंस रखते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और अपनी एकेडमिक लाइफ के अंदर भी। सबसे पहले यहाँ से रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जितना प्रेशराइज रहेंगे उस प्रेशर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों को? मैसेज ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी इस यंग एज के अंदर जब आप 22, 23, 24 साल के होंगे, मुझे नहीं पता किसी और प्रोफेशन में लेटर ऑन आप जाकर, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि वो डाउन द लेन या कोई किसी और प्रोफेशन से 30-40 साल तक जाके वो रिस्पेक्ट कमाएगा जो आप विद इन अ डे कमाएंगे। मैंने यहाँ पे लोगों की जो किस्मत बदलती तो एक छोटी बात है, उनकी जिंदगियाँ ट्रांसफॉर्म होते देखी हैं। द मोमेंट यू रिसीव द रिजल्ट, एक दिन और अगले दिन जो आप पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि दिस पर्सन हैज़ बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके ऊपर कितनी दुनिया में, आप तो 12th फेल इंडिया की एक मूवी भी आई है, डिफरेंट एक सेंसेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यू कैन सर्व द पब्लिक, यू हैव दैट पावर टू हेल्प पीपल। तो मेरे हाल से इस यंग एज के अंदर अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करना चाहते हैं ना पॉजिटिव सेंस, तो मेरे हाल से नथिंग इज़ बेटर देन दिस। छोटा सा एक एफर्ट है, 4-6 महीने की, 8-10 महीने की, आप टिक के बैठ जाएं, आप ना सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक गो फॉर इट रादर देन थिंकिंग दिस कि ये, यानी जरूरी नहीं आप बचपन से ही पोजीशन होल्डर्स रहे हो तब आप ये चीजें क्लियर। मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि मैंने टिल मैट्रिक जो है वो मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, आई वॉज अ मदरसा स्टूडेंट। और उसके बाद मैंने एक कॉलेज के 3rd शिफ्ट के अंदर जाके एडमिशन लिया। और इफ आई कैन डू, मेरा मोटो हमेशा से ये रहा बच्चों को, इफ आई कैन डू, रियली ग्रेट, इफ आई कैन डू एनीबॉडी कैन डू इट। सो आप तो इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी उन लोगों के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि हम कुछ स्टेप्स लेने से डरते हैं। इवन मैं जब कोई चीज सिलेक्ट करने जा रही होती हूँ, मैंने कोई स्टेप लेना होता है, मैं बड़ा एनालाइज करती हूँ कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके ईमान का हिस्सा भी होनी चाहिए, कुछ आपको अपने ऊपर एतबार भी होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मेहमान बता रहे, नॉर्मल स्टूडेंट रहे लेकिन आपने एक स्टेप पे आके सोच लिया कि बस ये करके दिखाना है और मेहनत करनी है। सो इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। थोड़ा सा आपको अपने लिए वक्त निकाल के सोचने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ वो डेडिकेशन की ज़रूरत है। मेहनत और लगन कभी रायगा नहीं जाती, इसकी मिसालें हम आपको दिखाते भी रहते हैं। आज भी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ मौजूद है और आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने गाइड भी कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम हमेशा बहुत ही स्पेशल मेहमानों से आपको मिलवाते हैं जो कि आपके लिए मोटिवेशन। अभी हमारे जो पहले मेहमान थे बिलाशुबा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सबके लिए मिसाल भी थे और हम सबके लिए एक मोटिवेशन भी थे। सो इस तरह के मेहमानों को मिलवाने का मतलब उनका एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके अंदर ऐसी कुछ सलाहियतें छुपी हैं तो ज़रूर उनको बाहर लेकर आएँ, उस पर मेहनत करें और दुनिया को कुछ कर दिखाएं। हमारे आज के मेहमान भी ऐसे हैं जी, माशाल्लाह से उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कुछ कर दिखाया। ज़रूरी नहीं कि अगर आप डॉक्टर ही बने या अगर आप मुकाबले के इम्तिहान ही पास करें, आप अगर खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, आप नेशनल चैंपियन बन सकते हैं। आज के हमारे मेहमान भी नेशनल चैंपियन हैं। बैडमिंटन में उन्होंने माशाल्लाह जो है वो 3 एशियाई खेल खेले। और इरफान के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, इरफान सईद अभी रिसेंटली कांसी का तमगा भी लेकर आए हैं जी दुबई से, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके हाथ में होता है जी अपने मुल्क का फ्लैग और वो ग्रीन फ्लैग आप लहराते हुए अपनी कामयाबी का तस्करा करते हैं। इरफान सईद बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो वो मोमेंट जब आप जीत कर आते हैं और दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते, कैसा वो लम्हा होता है, कैसा लगता है? वो तो बहुत अच्छा फील होता है। हम लोग काफ़ी दफ़ा बाहर जाते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेटर्स को देखते हैं, हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन हम लोग फिर भी जब जाते हैं और हम लोग वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं और जीतते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। सही, कुछ आपके जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। कब से बैडमिंटन खेलना शुरू किया और जब खेलना शुरू किया तब ये पता था कि आप नेशनल चैंपियन भी बनेंगे? हाँ नहीं, मैंने 2004 में खेलना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त तो मुझे भी शौक था क्रिकेट खेलने का। मैं बैडमिंटन खेलने जाता था, घर वाले बोलते थे बैडमिंटन खेलो, मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। फिर वो फोर्सफुली जो है वो बैडमिंटन स्टार्ट की। मेरे मामू हैं वो दुबई के चैम्पियन थे, उन्होंने स्टार्ट करवाई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, फिर पंजाब। पहले तो पता नहीं था कि इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि मतलब बाबा को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब जीते, फिर जो है वो पाकिस्तान लेवल पे आ गए, फिर पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे। बड़ा एक्टिव किस्म का ये गेम है ना, आपको मतलब आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्ल्ड फास्टेस्ट स्पोर्ट्स है जो बैडमिंटन है अभी, ये पहले नंबर पे है जो सबसे तेज़ गेम है। ठीक, तो अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना पड़ता है, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है, आप कितनी देर एक दिन में खेलते थे और क्या आपका रूटीन रहती थी? आपको मॉर्निंग में आपको जिम करनी पड़ती है, आपने सेशंस डिवाइड किए होते हैं, या आप जिम कर रहे हैं या आप सुबह रनिंग का सेशन लगा रहे हैं। फिर शाम में आप 3 से 6, 7, क्योंकि मैं तो शाम में खेलता हूँ बैडमिंटन, 3 से 6, 7 बजे तक 4-5 घंटे आपको खेलना पड़ता है बैडमिंटन। और अगर आप जिम या रनिंग नहीं कर रहे तो फिर आप इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत जरूरी है। जी जी जी, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आपका फिट रहना भी बड़ा जरूरी है। अगर आप हेल्दी होंगे तो फिर तो आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आपका अगर वेट थोड़ा सा भी 2-3 kg ज़्यादा हो गया तो आप उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपको बड़ा ये एक्टिव रहने वाला खेल है। सो अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं? जिम प्रॉपर करते हैं, खाने पीने में भी परहेज करते हैं? खाने पीने में परहेज करते हैं, बाहर से जितने बर्गर्स वगैरह हैं, ये बोटल्स वगैरह, पिज़्ज़ास वगैरह, इनसे थोड़ा परहेज करते हैं। और बाकी जो है वो जब थोड़ा वेट बढ़ भी जाए, अगर जैसे अभी ईद आई थी तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो उसको फिर रनिंग में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। सो मुझे ये बता दें कि आपने कब आकर ये सोचा कि अब आपको बड़े मुकाबलों में अपेयर होना है, नेशनल चैंपियन की तरफ जाने वाला जो सफ़र था वो कब शुरू हुआ? मैं जब फर्स्ट टाइम पंजाब प्रोविंस लेवल पे खेल रहा था, तो मैं एक पंजाब का टूर्नामेंट हो रहा था, उसका चैंपियन बना था। तो फिर मुझे लगा, मुझे काफ़ी जो मेरे कोचेस थे उन्होंने मुझे बताया कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू कर दी। पहले तो मैं इतना सीरियस नहीं था, ऑन एंड ऑफ खेलता था, लेकिन फिर मैंने प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली, जिम की, रनिंग की, 3-3, 4-4 घंटे कोर्ट में टाइम गुजारा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट के साथ आपके लिए जो है वो काफ़ी मौके आगे निकलते जाते हैं। सही। तो मुझे ये बता दीजिएगा, प्लेटफॉर्म कम है क्या नौजवानों के लिए? सहूलियात उस तरह से नहीं है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन बहुत एक्सपेंसिव गेम है। यस। आप जिनके पास जो इतनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ज़्यादा, वो बैडमिंटन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे को खिला नहीं सकते। अब जो एक शटलकॉक्स का बॉक्स है वो 5000 का आता है और उसमें 12 शटलें होती हैं। वो आप 3 से 4 दिन में
ख़त्म हो जाती हैं। कितना ज़रूरी है कि इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होना और आपका रैकेट बहुत अच्छा होना। जी ऑब्वियसली आपको ये भी होता है कि आप अगर कहीं पे परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं तो अपना रैकेट होना और जाके अगर आपको ऑब्वियसली आपकी अपनी चीज़ों के लिए आप यूज टू हो चुके हो। जी, हमें कुछ कंपनीज हैं वो स्पॉन्सर करती हैं, ठीक है, जो बैडमिंटन की हैं, वो हमें रैकेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमें शूज़ किट वगैरह हर चीज़ वो प्रोवाइड करती हैं। मुझे अभी रिसेंटली कंपो से स्पॉन्सर था, अभी उनसे ख़त्म किया क्योंकि एक नई कंपनी के साथ करना है, तो वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं जब आप अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट गेम्स में ना इंजरीज हो जाती हैं, तो कभी आपको इंजरी का सामना रहा? हाँ जी, मैं नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा था 2019 में, तो मुझे इंजरी हुई, ACL होता है नी में, वो कंप्लीट टीयर हो गया, और जब वो ACL कंप्लीट टीयर हो जाता है तो यू कैन नॉट इवन वॉक, फिर आपको उसके लिए ऑपरेट करवाना पड़ता है। मैंने ऑपरेट करवाया, पूरा साल रिकवर किया, पूरा साल रिकवर करने के बाद 2020 में फिर नेशनल चैंपियनशिप आई, मैं अगेन फाइनल खेल रहा था पूरा रिकवर करके, तो 2020 में क्या हुआ, मेरा लेफ्ट नी का ACL कंप्लीट टीयर हो गया। ओहो, फाइनल में पेनफुल भी होता होगा? बहुत पेनफुल। फिर उसके बाद दोबारा ऑपरेशन करवाया, फिर 1 साल रिहैब किया, फिर उसके बाद दोबारा नेशनल चैंपियन बना, और फिर दोबारा अपना पाकिस्तान नंबर 1 दोबारा बना। कामयाबी ऐसे मिल जाती है, इसके पीछे आपको बहुत सारी मुश्किलात, मतलब आपको अपनी जान पे बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये तो इंजरी तो ऑलमोस्ट हम हर गेम्स में देखते हैं ना कि हो जाती है, फिर रिकवरी का फेज, और उसमें फिर जो आप छोड़ देते हैं, ऑब्वियसली नहीं आप खेल सकते हैं, आप नहीं समझते, गैप आ जाता है बहुत ज़्यादा, आप उसमें मेंटली बहुत अपसेट हो जाते हैं, आपकी रैंकिंग डाउन आ जाती है। मतलब मैं जब था, मैं नंबर 1 था, मेरी रैंकिंग 16 पे आ गई। फिर आप ऑपरेशन करवाते हैं, वो पेन, फिर फिजियोथेरेपी, फिर आप दोबारा अपने ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट, बिल्कुल। वो लेकिन मेरे कोच हैं, नईम हैं, वो कुछ डॉक्टर्स थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं दोबारा 16 से नंबर 1 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेहनत और शौक होता है ना जो आपको ले आता है। सो मुझे ये बताइए, क्या समझते हैं पाकिस्तान में बैडमिंटन को आप कहाँ देखते हैं, और आने वाले टाइम में इसका स्कोप क्या है? पाकिस्तान की बैडमिंटन तब ऊपर जा सकती है जब गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉपर ना सपोर्ट मिले। हमारी फेडरेशन को गवर्नमेंट लेवल से फंड्स बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो, अब हम लोग अगर टूर कर रहे हैं, हमें अपने ओन पे करना है, फेडरेशन हमें बहुत लिमिटेड टूर करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास भी बजट नहीं है। अगर हमें ज़्यादा टूर करने हैं, अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है बाहर, तो हम अपने ओन पे कर सकते हैं, और वो कितने कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल, एक टूर पे आपका 5-6 लाख बजट आ रहा है। अगर आपको ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम पर ईयर 10 to 12 टूर्नामेंट्स खेलने हैं बाहर के। अच्छा, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। और वो आपके अपने ओन पे होता है? अपने ओन पे। ओहो, तो फिर तो अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ये आम बंदों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप खुद से कुछ कर सकते हैं तभी ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ कुछ लोग आपको जो है वो सपोर्ट करें, या फिर वो लोग जो कि स्पॉन्सर करें, उनकी हमेशा स्पॉन्सर्स की जरूरत है। ये मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, और अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स चूज़ करे, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे जो है ना वो कहते हैं हम लोगों ने ये स्पोर्ट्स चूज़ करनी है, लेकिन आगे उनका फ्यूचर बेहतर होना चाहिए, तो आप ये देख के ज़रा कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ करें। हालांकि आपको ये नज़र आ रहा होता है ना पाकिस्तान में, क्योंकि हमने हमेशा से क्रिकेट के बारे में सुना है, लेकिन पेरेंट्स को ज़रूर सपोर्ट भी करना चाहिए, और फिर स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है सरकारी सतह पर। जब तक आपको साथ ना मिले आप उस तरह से आगे हमें वापडा बहुत सपोर्ट करता है, जो वापडा डिपार्टमेंट है वो प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने आपके साइकिलिंग प्लेयर्स हैं, आपके रेसलिंग हैं, आपके वेट लिफ्टर हैं, बैडमिंटन के हैं, लेकिन स्टिल आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत रहती है अगर आप बड़े लेवल पे खेलना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू। ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और आज के प्रोग्राम में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको हर तरह से गाइड करते रहें। अगर आप कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर परेशान हैं, आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग आपकी नहीं हो पा रही है, तो हम अपने शो के थ्रू कोशिश करते हैं कि आपकी काउंसलिंग कर दें। आपको अगर सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है
उसकी तरफ जाना है, या फिर कोई आपकी सेहत का मामला हो, तो हम हमेशा से आपके लिए जो है वो हाजिर रहते हैं जी, कोशिश करते रहते हैं आपको गाइड करते रहें, वो चाहे सेहत का मामला है, वो चाहे एजुकेशन का मामला है। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला बढ़ाना है, लेकिन अगेन अगर आपकी कल बर्थडे है तो आप हमें ज़रूर पिक्चर्स भिजवा दें, बार बार अनाउंस करने की वजह से कि आप जो है वो जल्दी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके, अपनी पिक्चर्स भिजवा सके। अच्छा नाज़रीन, हमने चलना है जी अब जुहेब की तरफ, जो कि आपको बताएंगे कि आपने फिट कैसे रहना है। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो घर में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आज के टिप जुहेब के पास है। ओवर टू यू। इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ है साइबल। आज आई होप कि मैंने आपका नाम देख लिया है। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग विद कार्डियो, क्योंकि हर बंदा रहता है कि यार मैक्सिमम कैलोरी एक्सपेंडिचर हो, तो इसलिए हमने प्रोग्राम आज का डिजाइन किया है जिसके अंदर हम ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे विद कार्डियो एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज हम ऑन बॉडी वेट करेंगे और एक साथ कार्डियो ऐड करेंगे। सबसे पहले वार्म अप करेंगे जंपिंग जैक से, एंड 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, शाबाश। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे पुशअप से स्टार्ट करेंगे, नीज लगा के पुशअप करेंगे 10 रैप्स पुशअप्स के। जाओ साइबल, परफेक्ट पोजीशन साइबल, एक्सेलेंट। 2 3 4। हम यहाँ पे एक एक सेट कर रहे हैं, आप इसके 3 सेट्स करेंगे। शाबाश। 6 7 8 9 and 10। परफेक्ट साइबल। ओके, नेक्स्ट इसके साथ जो हम कार्डियो ऐड करेंगे वो करेंगे हाई नीज फॉर 10 सेकंड। 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 क्रॉस 6 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश। नेक्स्ट अब हमने एक अज्यूम करना है कि हमने एक्सरसाइज 3 सेट से कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करेंगे 10 रैप्स और साथ से कार्डियो करेंगे। 1 2 3 गो। सिंपल स्क्वाट। हिप थोड़ा सा और नीचे करें, नहीं ठीक है, साइड से कर लें, साइड पोस्ट कर लें आप, बेहतर। 1 2 मोर डाउन। 3 परफेक्ट पोजीशन। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। शाबाश, गुड वर्क। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बैक किक ऐड करेंगे। 1 2 3 एंड गो साइबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सेलेंट साइबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे आज की, वो है इसको क्या कहते हैं, शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस। ओके, डंबल लिफ्ट करें, शोल्डर प्रेस करेंगे हमारे इंटीरियर डेल्टॉइड के लिए, मीडियल डेल्टॉइड और पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए। शाबाश। 10 रैप्स। 1 2 3 4 शाबाश। 5 6 एक्सेलेंट साइबल। 7 8 9 बहुत अच्छे एंड 10। ओके, साइबल के साथ हम करेंगे साइड जंप्स 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। शाबाश, एक्सेलेंट। लास्ट एक्सरसाइज आज के हम ऐड करेंगे, इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो बाइसेप कर्ल्स करेंगे या तो हम ट्राइसेप और एक्सटेंशन करेंगे। बाइसेप कर्ल की तरफ जाएंगे हम साइबल ये कहने पे चले। साइबल, शाबाश। आई होप कि आप सही मशवरे में दें, उल्टे मशवरे ना दें। ओके, शाबाश। बाइसेप कर्ल्स, फुल कर्ल, देन डाउन। शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू सो मच जुहेब, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।